तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 10th क्लास के 2 चैप्टर नागरिक शास्त्र के, जो लास्ट में चौथा चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियां और 5वां लोकतंत्र की चुनौतियां, इन दोनों चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और जितने क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं, जो एग्जाम के लिए बेटर हैं, मॉडल एक तरह से मॉडल क्वेश्चंस की तरह हैं, जो आने वाले हैं, बोर्ड मॉडल हैं, उन सभी का चर्चा करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले भाई साहब देखिए, ये लोकतंत्र की उपलब्धि और लोकतंत्र की चुनौती, ये जब दो चीज को समझ जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपसे बन जाएगा। बस लॉजिकल क्वेश्चन आता है, बस केवल पॉइंट को समझना है कि लोकतंत्र की उपलब्धि क्या हो सकता है, लोकतंत्र की चुनौती क्या हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ जो आएंगे फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जिसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी एकदम बवाल मचा सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल फाड़ सकते हैं एकदम, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा बिल्कुल दिमाग लगाने वाला नहीं है, बट हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद जो है ना चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को खत्म किया जिसमें 33 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आपका काम है उसको पढ़ लेना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको याद करना होगा, चीज़ों को समझना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग है 5वां चैप्टर को देखते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या है? चुनौनियाँ हो गया, चुनौतियाँ तेरी के बाप रे बा, चुनौतियाँ चुनौतियाँ लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या है? मतलब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मुख्य रूप से परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बस समझे कि नहीं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ये सभी चीज़ जो है ना लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं, बात समझे कि नहीं। अशिक्षा, गरीबी, ये सभी लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, जिसमें ये सभी को इस जब मान लीजिए आप में गरीबी होगा, आप में अशिक्षा होगा, तो गरीबी के नाम पर लोग आएंगे, आपको 500 रुपया दे देंगे, आप खुश हो जाइएगा, वोट दे दीजिएगा, गलत आदमी चुना जाएगा। लेकिन गरीबी नहीं होगा तो आप हिसाब से, आपको जो अच्छा लगेगा, आपके पास नॉलेज होगा, उसके हिसाब से क्या कीजिएगा, आप सही प्रतिनिधि का चुनाव कीजिएगा। आपके पास जानकारी नहीं होगा, पता ही नहीं होगा ये गुंडा है, बवाली है, कैसा प्रतिनिधि है, कैसा नहीं है, आप दे देंगे चुनाव, मतलब उस व्यक्ति को वोट दे देंगे, जीत जाएगा, आपका ख्याल नहीं रखेगा, वो अपना पेट भरते रहेगा, बस समझे कि देश का विकास नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए, अशिक्षा नहीं होना चाहिए। तब तो लोग अवेयर होंगे, तब तो लोग जागरूक होंगे भाई साहब। सिंपल बात है भाई साहब, तुम ही किताब खरीदने जा रहे हो, एक किताब खरीदने जा रहे हो और तुम जिस सब्जेक्ट का किताब खरीदने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है ना। किताब के बारे में कोई किताब खरीदने जा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कैसा किताब लेना चाहिए, कैसा हमको चाहिए, किस तरह की चाहिए, तुम क्या जाओ खरीदोगे? तुमको जो दुकानदार कहेगा वो खरीद लोगे। लेकिन तुम्हें नॉलेज होगा सारी चीज़ें, नहीं फलाना राइटर का बुक जो है बहुत अच्छा है, ये या फिर दूसरे इस पब्लिकेशन का बुक बहुत अच्छा है, जब ये पता होगा तो तुम बवाल नहीं मचा दोगे। वहाँ पर दुकानदार बोलेगा ये तो क्या बोलोगे? नहीं भाई साहब हमको यही चाहिए बुक, ठीक है ना। लेकिन जानकारी नहीं रहेगा, दुकानदार बोलेगा भैया ये ले लो, क्योंकि दुकानदार को ज़्यादा फायदा वाला सामान बेचना रहता है, बोलेगा ये ले लो, तो तुम लेके चले आओगे, ठीक है ना। दुकानदार को तो फायदा हो गया, तुमको फायदा होगा नहीं होगा। कब? तो जागरूक होना जरूरी है। आप किसी चीज़ के बारे में जा रहे हैं, आप उसको जिताने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, बात समझे कि नहीं। वही लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और बवाल मचाने वाले हैं। तो चलिए करा क्या, मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक है, लॉर्ड वराइस के द्वारा लिखा गया हुआ था बुक है, लॉर्ड वराइस के द्वारा ये बुक लिखा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब था, जिसमें जो है डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया हुआ है। डेमोक्रेसी के उपलब्धता के बारे में, मतलब उपलब्धि के बारे में, चुनौती के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया हुआ है कि लोकतंत्र जो है पूरी दुनिया में अन्य शासन व्यवस्था यानी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, इन सभी चीज़ों का चर्चा इसमें किया गया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, 1789 में डैश क्रांति हुई थी। 1789 में क्या हुआ था? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति है। गौरापूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में इंग्लैंड में। रूसी क्रांति 1917 में रूस में। पूछेगा औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना। इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ठीक है ना। कहाँ से हुआ था? तो सूती कपड़ा के उद्योग से शुरू हुआ था, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस महादेश से शुरू हुआ था? यूरोप महादेश से शुरू हुआ था। यूरोप महादेश में कहाँ से था? इंग्लैंड से। बात समझे नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये फ्रांसीसी हो गया,
फ्रांसीसी, फ्रांसीसी गलती से लिखा जाता है। नेक्स्ट करेगा, किस देश ने स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया था? फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया, ठीक है ना। और कहेगा नागरिकों का अधिकार, अमेरिका के मतलब कि जब क्रांति हुआ था उस समय से, उसके संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेगा, विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ था? देखिए विधि के शासन की शुरुआत इंग्लैंड से शुरू हुआ था, ठीक है ना। और कहेगा विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इसको इंग्लिश में भी कहता है रूल ऑफ लॉ, इसी को कहते हैं विधि का शासन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये भी इंग्लैंड वही हुआ, उसका हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? तो याद रखिए भाई साहब यूनान के दार्शनिक थे, ठीक है ना, यूनान के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? भाई साहब गौरवपूर्ण क्रांति की देन है। याद रखिएगा उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत गौरवपूर्ण क्रांति की देन है, क्योंकि गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में जो हुआ था भाई साहब इंग्लैंड में हुआ था। इसे जो होता है रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल खून खराबा नहीं हुआ था, कहीं भी किसी को मार काट नहीं हुआ था, बहुत शांति से हुआ, इसीलिए रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इस समय जो है ना राजा के वर्चस्व को समाप्त करके उस समय संविधान बनाया गया और वहाँ पर संसद के अधिकार को और प्रतिनिधि के अधिकार को बढ़ावा दिया गया, वहां पर जनता के अधिकार को बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना। इसीलिए उसको उत्तरदायी सरकार का मेन जो है वहां से शुरुआत माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है? सिंपल बात है, प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देना है? बिल्कुल डाइसी का देना, डाइसी एक बहुत बड़े विचारक थे भाई साहब, ठीक है ना। इन्होंने जो है ना अपना एक पुस्तक लिखा हुआ था द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हटा लेना तो यार, द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, 1885 ईस्वी में, ठीक है ना। उसी समय ये बुक लिखे हुए थे और उसी में ये बताए हुए थे कि जो है ना विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, एकदम बिल्कुल बवाल मचा के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? अभी जस्ट बात की 1688। नेक्स्ट, नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितना है? 71 करोड़। कितने करोड़ भाई साहब? 71 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो नहीं है, अभी भी कितने देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो बिल्कुल भाई साहब 1/4 हिस्सा में, 1/4 हिस्सा में नहीं है, है तो आधा से बेसी भाई साहब है, ठीक है ना। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक कट्टरता, देखिए जो ईसाई धर्म होता है उसमें दो मान्यताओं के लोग रहते हैं, एक कैथोलिक जो है मतलब कि ईसाई होते हैं, और एक प्रोटेस्टेंट जो ईसाई होते हैं, जो मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो ये उत्तरी आयरलैंड में शुरू हुआ था इन दोनों के बीच संघर्ष। याद रखिएगा ये उत्तरी आयरलैंड जो है यूके का भाग है, बात समझे कि ना, आयरलैंड का सबसे उत्तर वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और वहीं पर जब ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच जो संघर्ष हो रहा था उसी समय टोनी ब्लेयर वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, देखो क्या रहेगा, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती खाद्यान्न की व्यवस्था, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त यानी मजबूत बनाना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, जनसंख्या बढ़ाना। देखिए आंसर बी नंबर होगा, लोकतंत्र को सशक्त बनाना या लोकतंत्र को मजबूत बनाना जो है ना अभी लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती। मतलब क्या कि उसके सामने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना जो है ना उसके सबसे बड़ा प्रायोरिटी हो चुका है अभी के पीरियड में, इसलिए वो आजकल मतलब ऐसे चुनौती के रूप में वो लोग लिए हुए हैं, ठीक है ना, कि अभी इसको सशक्त बनाना, मजबूत बनाना और उत्तरदायी, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी सरकार बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। दूसरा करेगा, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक वही बात हुआ, लोकतांत्रिक की समस्या नहीं है? कौन एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की समस्या नहीं है? मुद्रा का अवैध आगमन लोकतांत्रिक समस्या नहीं है, ये तो समस्या ही है। आतंकवादी भी है, राष्ट्रीय अखंडता, क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय अखंडता का मतलब क्या होता है? एकता। तो यही भाई साहब जो है ना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का समस्या नहीं है, ये एकता, ये अच्छा चीज़ है लोकतंत्र के लिए, ठीक है ना। बाकी सब जो भाई साहब ये समस्या ही है, तो इसलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस देश की प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? बिल्कुल यहाँ पर भारत में, सब में होगा यार, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, सब में होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली किस तरह का? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। 2008 में 240 वर्ष पुराना राजतांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लाया गया, ठीक है ना। कितने वर्ष पुराना? तो 240 वर्ष। एग्जाम में पूछा था कि नेपाल में कितने वर्ष पुराना जो है लोकतांत्रिक शासन, राजशाही शासन व्यवस्था समाप्त करके लोकतंत्र लाया गया, तो 240 वर्ष पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, भारत लोकतंत्र के कितने अंग है? भारत लोकतंत्र के कितने अंग है? भारत में लोकतंत्र के कितने
अंग है? तो सिंपल बात है, भारत में लोकतंत्र क्या है? सरकार है, इसलिए सरकार के 3 अंग है। एक क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कितने अंग? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट कर है क्या? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए सार्क, सार्क SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, रीजनल कॉरपोरेशन। तो इस रीजनल कॉरपोरेशन जो है सार्क का मुख्यालय भाई साहब, ये अपना जो है इंडोनेशिया, दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका। ओ भाई साहब, इनमें तीनों कोनो नहीं है, ये तो नेपाल का राजधानी काठमांडू में है। कोई एक काट लो यहाँ पर, ये इस्लामाबाद काट लो, ये पाकिस्तानिया के नाम नहीं रखो यहाँ पर, यहाँ याद रख लो तुम लोग काठमांडू, काठमांडू, ठीक है ना। नेपाल का राजधानी काठमांडू में सार्क का क्या है? मुख्यालय है। कहाँ है भाई साहब? नेक्स्ट अगला करा क्या? किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका सर्वमान्य सत्य है? किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका सर्वमान्य सत्य है? अच्छा, किसी भी तरह कोई भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, किसका जो है भूमिका जो है सबसे अच्छा होता है? चुनाव आयोग का। ओए होए, यही तो होगा, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, प्रधानमंत्री, नीति आयोग। किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका सर्वमान्य सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या होगा अगर लोकतंत्र की सफलता? देखिए चुनाव आयोग भी सही है, लेकिन कभी कभी चुनाव आयोग से भी गलत अगर हो रहा है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, क्योंकि ये सरकार का अंग है भाई साहब, ठीक है ना, और सरकार का अंग है, इसलिए इसका जो योगदान है सबसे ज्यादा हो जाता है। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए? बात समझे कि नहीं? यहाँ पर कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना, इसलिए उसमें ऊर्जा नहीं रहेगा। वो अगर भाई साहब एक तरह से ऊर्जावान नहीं होगा तो जो विधायिका होगा ना, वो भाई इनको दबा करके क्या कर लेगा? लागू करवा लेगा, ठीक है ना। और विधायिका में दूरदर्शिता, मतलब विधायिका को अगर कोई कानून बना रहे हैं, अगर कोई पॉलिसी नियम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको उनके अंदर दूरदर्शिता का मतलब क्या है कि वो फ्यूचर को देखें कि अगर हम कोई कानून बना रहे हैं तो आने वाले समय में वो सही होगा कि नहीं होगा। जब उनके अंदर दूरदर्शिता नहीं होगा, वो फ्यूचर को नहीं देख पाएंगे, तो फिर वो हमेशा गलत कानून बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो बोले हुए थे, यहाँ पर याद रखिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन नहीं, अब्राहम लिंकन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। देखिए अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जब अमेरिका में संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है ना, और 1789 ईस्वी में संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान के निर्माण करने में इस अलेक्जेंडर हैमिल्टन का भी योगदान था, यानी संविधान निर्माण में ये भी उनका भूमिका रहा है, ठीक है। तो अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। अमेरिका में किस तरह का संविधान है? तो लिखित संविधान है। अमेरिका में दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद वाला संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद, सभी तो चुनौती ही है। दूसरा करेगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना, कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? सामाजिक भेदभाव, संघ एवं इकाइयों के बीच टकराव, मजबूरी की गठबंधन। निम्न में से कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना, सामाजिक भेदभाव, संघ एवं इकाइयों के बीच टकराव, यही होगा सही भाई साहब। क्या होगा? संघ और इकाइयों के बीच टकराव। आंसर सी नंबर सही होगा आपका। देखिए संघ और इकाई का मतलब क्या होगा? संघ का मतलब केंद्र सरकार, इकाई का मतलब राज्य सरकार। इनके बीच टकराव बहुत कम होता है, क्योंकि क्या है, इसमें विषय जो है, कानून बनाने वाले विषय, हम पहले ही बात किए हुए थे, कानून बनाने वाले विषय को 3 भागों में बांट दिया गया हुआ है। एक को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें कोई टकराव नहीं होगा, जिसमें जो सब्जेक्ट है उस पर अपना कानून बनाइए, ठीक है ना। और इसमें संघ सूची को क्या किया गया हुआ है भाई साहब? मजबूत रखा गया हुआ है, शक्तिशाली रखा गया हुआ है। इसमें ऐसा कुछ भी होगा तो संघ सूची की बात, मतलब कि जो केंद्र सरकार है उसके बात को माना जाएगा। सिंपल बात है, तो सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती गरीबी, भ्रष्टाचार, ठीक है ना, ये भ्रष्टाचार। दूसरा अखंडता और शिक्षा का अभाव। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब? ये भ्रष्टाचार कह रहा है, तो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना हमारे देश में लोकतंत्र का चुनौती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गरीबी, अखंडता, शिक्षा का अभाव, बात समझे कि नहीं, ये भ्रष्टाचार का ही देन है। बात समझे कि नहीं, भ्रष्टाचार का ही देन है भाई साहब। इसलिए सबसे मजबूत क्या हो जाएगा? यहाँ पर भ्रष्टाचार हो जाएगा। गरीबी होगा, भ्रष्टाचार होगा, अखंडता होगा, भ्रष्टाचार होगा, शिक्षा का अभाव होगा, भ्रष्टाचार होगा।
सब में भ्रष्टाचार कॉमन है एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा क्या आपका बी, भ्रष्टाचार। नेक्स्ट कर क्या, भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां है? भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां है? जब भी हम बात करेंगे लोकतंत्र के विकास के मार्ग में चुनौती, तो यहाँ पर सामाजिक भेदभाव समाप्त करना, जातीय समस्या को समाप्त करना, आतंकवाद, नागरिक अधिकार को लागू करना। देखिए भारतीय लोकतंत्र के विकास में के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां है? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना है, क्योंकि आतंकवाद तो यहाँ पर कुछ खास ये हम लोग लोकतंत्र की चुनौती है, बट यहाँ पर आप याद रखिएगा सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, ठीक है ना, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना ये यहाँ का सबसे बड़ी चुनौती है। करेक्ट है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या होगा? तो देखिए लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ा बाधा, लोकतंत्र में आस्था बिल्कुल नहीं, सामाजिक समानता ये तो सही है, अशिक्षा, अशिक्षा जो है लोकतंत्र के मार्ग की बाधा है। आप कहने का मतलब जब इस तरह की क्वेश्चन पूछता है ना, तीनों ऑप्शन देखिए, इसमें कोई फैक्ट आंसर नहीं होगा, आप तीनों ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शन में जो है आंसर कौन दिख रहा है आपको, उस मतलब क्या ऑप्शन के हिसाब से आंसर मार सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं आता है। ये भाई साहब ऑप्शन के हिसाब से आंसर मारना होगा, ठीक है ना। वहां पर क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सही है, ठीक है ना, वहां पर उसके हिसाब से मारना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? सामाजिक कुरीति में शामिल नहीं है मतलब हमारे समाज के लिए अच्छा जो है ना, हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उसमें शामिल नहीं है। तो बाल मजदूरी बिल्कुल समाज की कुरीति है, नारी शोषण ये भी कुरीति है, जातिवाद, राष्ट्रीयता यही आपको हम क्या है हमारे सामाजिक कुरीति में शामिल नहीं है। राष्ट्रवाद हमारे लिए अच्छा है, राष्ट्र प्रेम जो है ना कभी सामाजिक कुरीति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नेक्स्ट करेगा 15वीं लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए, जब भी हम यूपीए बात करेंगे यानी कांग्रेस याद रखिएगा, कांग्रेस क्या याद रखेंगे? कांग्रेस। तो कह रहा है क्या कांग्रेस में 543 सीटों में से कितने सीट पर विजय? तो 265 सीट पर विजय मिला हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी यूपीए बोले तो मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसका? कांग्रेस का। जब भी हम एनडीए बोलेंगे, एनडीए बोलेंगे तो इसका मतलब हम किसका बात कर रहे हैं भाई साहब? इस एनडीए का मतलब हो गया भाई साहब हमारा जनता दल, भारतीय जनता दल, भाजपा, ठीक है ना, भारतीय जनता दल भाजपा। दूसरा कर इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा होगा? जो पैसा कैश दिया जाता है, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर। आयकर, आयकर क्या होगा भाई साहब? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा इनमें से अप्रत्यक्ष कर, तो बिक्री कर होगा जो अप्रत्यक्ष कर होगा, यानी कोई सामान अगर बेचा जाता है तो उसमें आपसे टैक्स लिया जाता है लेकिन वो टैक्स आपको पता नहीं चलता है, ठीक है ना, तो वही ना अप्रत्यक्ष कर हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है? जब आप कैश पैसा देते हैं, ठीक है ना, आप स्पेशल अलग से आप कर के रूप में देते हैं तो उसको हम लोग मानेंगे प्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। करेगा लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? समानता की भावना को, गरिमा एवं प्रतिष्ठा को बढ़ावा नहीं देता है, विशेषाधिकार को। लोकतंत्र में किसी को विशेषाधिकार नहीं है, बात समझ नहीं, सब जितने भी नागरिक हैं, आम जनता है, सब कोई बराबर है। हाँ अगर कोई पद पे है, कोई पोजीशन पे है तो वहां पर कह सकते हैं कि उसको विशेषाधिकार मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पद की तो है ना भाई। अब जैसे प्रधानमंत्री जी हैं तो पद पे हैं तो उनको विशेषाधिकार देना जरूरी है, तभी तो वो काम कर पाएंगे, नहीं विशेषाधिकार देंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन बाकी जो पद पे नहीं है सभी लोग बराबर हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, चाहे उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। करेगा स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? देखिए स्विट्जरलैंड में महिलाओं को 1971 में मताधिकार प्राप्त हुआ था 18 वर्ष की आयु पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा महिला आरक्षण बिल विधेयक में यहाँ पर महिलाओं के लिए कब 33% जो है ना सीट का आरक्षण रखा गया? महिला आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया? 33%। दूसरा करेगा 15वीं लोकसभा चुनाव में चुनाव से पूर्व लोकसभा की महिलाओं की भागीदारी कितनी? जब भी कह रहा है कि 15वीं लोकसभा के पूर्व भाई साहब 10% से भी नीचा था, लेकिन ऑप्शन में अगर 10% है तो मारिए, ठीक है ना। और कहेगा 14वीं लोकसभा में कितना था? तो लगभग 6.43% के करीब करीब, हमको कन्फिडेंट नहीं है लेकिन 6 पॉइंट कुछ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखिए अगर सबसे कम वाला मारिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में, ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1990 ईस्वी में, ठीक है। निम्न में से
किस शासन में महिलाओं का मतदान का अधिकार होता है? किस शासन में? सिंपल बात है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबको मतदान देने का अधिकार होता है, यानी वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, किस देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है? किस देश की? तो लोकतांत्रिक देश की राजनीति में किस देश? अच्छा, यहाँ पर देखिए करेक्ट है, किस देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है? तो याद रखिएगा, भारत में, सॉरी भारत का नहीं, ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है भाई साहब 19.3% के करीब करीब है, ठीक है ना। यानी ब्रिटेन में महिला जो लोग हैं सांसद बहुत ज़्यादा है, यानी महिला जो है राजनीतिक में भाग बहुत ज़्यादा लेती है, पूरे विश्व की बात किया जाए तो, ठीक है ना, भाग बहुत ज़्यादा लेती है। भारत में पूछेगा तो लगभग भाई साहब याद रखिएगा लगभग 15%, अभी तो 15% के करीब 15% थोड़ा सा कम है, अराउंड 15% याद रखिए, इतना हो चुका है भारत में, ठीक है ना, अभी वर्तमान में, ठीक है ना। उस समय तो 11% था, लगभग 16वीं लोकसभा के करीब तक, ठीक है ना, 11% था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई रियासतें वापस लेने के दबाव, नहीं, बिल्कुल ये लोकतंत्र की चुनौती है। सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेने के, बिल्कुल गलत है। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, इनमें से कोई नहीं। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल भाई साहब, ये भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। जब भी कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा वहां पर सभी लोगों की अगर बात है, बहुमत तो हटा दो, बहुमत का तो सब कोई रक्षा करता है क्योंकि वहां जीतने के लिए, ठीक है ना, लेकिन अगर वैसा लोकतांत्रिक देश जहां पर अल्पसंख्यकों का भी हित का ख्याल रखा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के भी भलाई के लिए मतलब ध्यान में रखा जा रहा है, तो वहां की लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत माना जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, लिच्छवी किसकी उदाहरण है? सिंपल है, प्राचीन गणतंत्र का उदाहरण है। लिच्छवी किसकी उदाहरण है? प्राचीन गणतंत्र का उदाहरण है। ये लिच्छवी भाई साहब हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कहते हैं तो ये बिहार में पड़ता है, बिहार के वैशाली जिला में पड़ता है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट अगर पूछेगा विश्व में तो एथेंस याद रखिएगा, जो यूनान है एथेंस का राजधानी, वहां पर विश्व में पहली बार करेगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में? बिहार में, वैशाली जिला में। क्या रखिएगा, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना के। जब भारत क्या मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है ना। प्रथम दुनिया अमेरिका के जितने भी समर्थक थे कहा गया, दूसरी दुनिया जितने भी सोवियत संघ का समर्थक थे उनको कहा गया दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया जो इन दोनों गुटों से अलग थे उनको कहा गया गुट निरपेक्ष देश, ठीक है ना। तो गुट निरपेक्ष का जब स्थापना हुआ उसमें ये जो थे एनक्रुमा, ठीक है ना, एनक्रुमा घाना के राष्ट्रपति, और ये तो थे ही बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि यहाँ पर गुट निरपेक्ष जो आंदोलन शुरू किया गया था, गुट निरपेक्ष जो शुरुआत किया गया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। इन लोगों का काम क्या था कि ना अमेरिका के पक्ष में रहेंगे ना हम सोवियत संघ के पक्ष में रहेंगे, हम क्या करेंगे? मिडिल में रहेंगे, बात समझे कि नहीं, बीच में रहेंगे, हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और अच्छा भी हुआ क्योंकि उस समय शीत युद्ध के समय जो अमेरिका से की तरफ जा रहा था उसको रूस मार रहा था, और रूस की तरफ जा रहा था उसको अमेरिका मार रहा था, यही चल रहा था, बात समझे कि नहीं। करेगा रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन? देखिए नेल्सन मंडेला जो है भाई साहब, ये साउथ अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन शुरू किए हुए थे, रंग भेद मतलब काले और गोरे के खिलाफ में जो वहाँ पर शोषण हो रहा था, लोगों के बीच भेदभाव हो रहा था, उसी के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किए हुए थे, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बना? बिहार में महादलित आयोग, कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, जनरल पिनोके या पिनोसे कहा जाता है का संबंध किस राज्य से? चिल्ली से, याद रखिए जनरल पिनोका का संबंध किस देश से था? चिल्ली देश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, किस देश में लीटे नामक सिंपल बात है, श्रीलंका में जब वहाँ पर सिहली और तमिलों के बीच जब आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर हिंसा फैला हुआ था, उस समय लीटे का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। वो भारत के सहयोग से तमिलनाडु के राज्यों में जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे थे उसके द्वारा शुरू किया गया हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है? किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक, सिंपल बात है, सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधि जो होता है, सार्वजनिक जगह होता है, वहाँ पर अकेले नहीं जा सकती है, भाग नहीं ले सकती है, ये सब ड्रामा है, ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है क्या है, 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनाव के दौरान किस राजनीतिक दल ने यह कह दिया कि किसी परिजन को पार्टी होने वाला उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी? क्या है यार, फिर से पढ़ने दो भाई साहब,
कह रहा है क्या, 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनाव के दौरान किस राजनीतिक दल ने यह कह दिया कि किसी परिजन को पार्टी होने वाला, अच्छा, किसी परिजन को पार्टी होने वाला उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अपने ही घर का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पर भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। 2009 में जब चुनाव हुआ था, याद रखिए 2009 से क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये नीतीश जी अभी तक जीतते आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अब जाएंगे, अब नहीं जीतने वाले हैं नीतीश जी। कह रहा है क्या, आंग सान सू की किस देश में लोकतंत्र को लाने की प्रयासरत है। देखिए आंग सान सू जो है ना भाई साहब, ये जो है भाई साहब म्यांमार की थी, ठीक है ना, म्यांमार की शासक है, ठीक है ना। वहाँ पर अभी इनका शासन समाप्त होकर के सैनिक शासन वहाँ पर लागू हो चुका है, ठीक है ना। और वहाँ पर ये जो है ना हमेशा लोकतंत्र के शासन की व्यवस्था, मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्थापना करने के ये जो है ना प्रयास में लगी हुई हैं, ठीक है ना। कहाँ के, तो म्यांमार के। म्यांमार की राजधानी न्यायपीडो पहले ही बता चुके थे। इसका पुराना राजधानी यांगून था, जिसका पुराना नाम रंगून था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा देश जाति तनाव एवं आपसी संघर्ष में विखंडित हो गया था। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे, युगोस्लाविया जो है ना जाति धर्म के आधार पर जो है वहाँ पर लोग जो है विखंडित हो चुके थे और देश बर्बाद हो चुका था। कह रहे कि भारत में मानव अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1993 ईस्वी में भारत में मानव अधिकार अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट कह रहा है क्या, सूचना अधिकार अधिनियम कब, 2005 में, ये पिछले ही चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू हुआ, तो 15 अगस्त 2011 को। कह रहा है क्या, सेवा राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू हुआ, तो 2011 ईस्वी में, ठीक है ना। ये भाई साहब आपका टोटल 53 क्वेश्चन सेकंड लास्ट चैप्टर 5वां में, ठीक है ना। और जो था आपका वो 33 32 के करीब था आपका फोर्थ चैप्टर में लोकतंत्र की उपलब्धि में। अब ये टोटल मिला के भाई साहब जो आपका क्वेश्चन 85 प्लस हो जा रहा है, ठीक है ना। अब उसमें आपको क्या करना है, इसका आपको नोट्स बना लेना है, बवाल आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब इसका हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे, ठीक है ना, उसका वीडियो बनाएंगे और सब्जेक्टिव लाएंगे। भाई साहब सब्जेक्टिव का अगर PDF आप लोगों को चाहिए, किसी को भी चाहिए, तुरंत भाई साहब भाई का चैनल थोड़ा सा यार 1000 तक पहुंचा दो जल्दी से ना। जो भी दोस्त है 8 में पढ़ रहे हैं, 9th का भी वीडियो बनाएंगे, भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पुगवा दो। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल जितना भी आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सब्जेक्टिव आंसर सब कुछ होगा जो है आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के एक एक करके चैप्टर को हम लोग लाएंगे, ऑब्जेक्टिव का खत्म करेंगे और उसके सब्जेक्टिव को तैयार करेंगे। तब तक भाई साहब आप लोग 1 मंथ के अंदर में आप लोग कम से कम 1000 सब्सक्राइबर भाई को सपोर्ट करके पुगा दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।